हेलीकॉप्टर से एक एक करके गिर रहे थे कटे हुए सिर। हर सिर पर खून से लिखा था टी। नीचे शहर में चीखें गूंजने लगी और ऊपर सिरों से भरी बोरी के साथ खड़ा था टाइगर। सिक्योरिटी टाइट करो। गुड़गांव के सभी रिचमैन इन्फॉर्म करो कि एक हिटमैन ऑन लूज है। गुड़गांव लॉक कर दो। कंट्रोल रूम, एक और कटा हुआ सर मिला है। हर बार की तरह मरने वाले का शरीर गायब है और सर पर वही टी का निशान है। क्या कहा? टी का निशान। इस मर्डर ने पुलिस के होश उड़ा दिए। तभी एक लड़की थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई। दरोगा जी, मेरा पति मुझे जुए में एक डॉन को हार गया है। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। एक औरत ने पुलिस स्टेशन में जाकर कहा तो इंस्पेक्टर अपनी गन लहराकर बोला, जिसकी हिम्मत हुई जो हमारे इलाके में गुंडागर्दी करे, नाम बताओ उसका। मोंटी राणा। मोंटी राणा? निकल यहाँ से हवलदार, इससे पहले मोंटी यहाँ खुद आए। भगाओ इस औरत को यहाँ से। मोंटी का नाम सुनते ही पुलिस वालों ने राधा को धक्के देकर जब थाने से भगा दिया तो राधा अपने मोहल्ले में जाकर लोगों से मदद मांगने लगी। भैया जी, आप तो पुलिस में हैं, मुझे बचा लीजिए। मुझे माफ कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। राघव अंकल, आप कुछ कीजिए, आपकी तो बहुत चलती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो मैं क्या कर पाऊंगा? हेमा आंटी, आप तो पत्रकार हैं, भगवान के लिए कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए आंटी। तुम किसी और से मदद मांगो बेटी, मैं रात को अकेले ऑफिस जाती हूँ, मुझे परेशानी हो जाएगी। राधा सबसे मदद मांगती है, लेकिन मदद करने की जगह सभी अपने घर के दरवाजे लगा लेते हैं। उसी समय वहाँ एक बाबा गुजर रहा होता है। वो राधा को रोता देख कहता है, ए लड़की, इधर मुर्दों से मदद मांगकर कोई फायदा नहीं। इस शहर में एक ही टाइगर है, वही तुझे बचा सकता है। सिंह मेंशन चली जा, उसी घर का दामाद है वो। जा, वो तुझे वही मिलेगा। बाबा की बात मानकर राधा शहर के सबसे अमीर बंगले सिंह मेंशन में पहुंच गई और उसने लॉन में नाश्ता कर रही एक ब्यूटीफुल लेडी अनन्या सिंह से कहा, मुझे टाइगर सर से मिलना है, वो इसी घर में दामाद है ना। राधा के मुंह से टाइगर का नाम सुनकर अनन्या पागलों की तरह हंसते हुए बोली, इस घर का दामाद और टाइगर, वो देखो वो जो गाड़ी धो रहा है वही है तुम्हारा टाइगर। जाओ मिल लो, गाड़ी धो रहा है तुम्हारा टाइगर। और जब राधा ने गाड़ी धो रहे अभिनव को देखा तो उसने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कहाँ उस बाबा की बातों में आ गई जिससे मुझे पूरा थाना नहीं बचा पाया, उससे ये क्या मुझे बचाएगा। अभिनव दरअसल एक डिलीवरी बॉय था। कुछ दिन पहले अमीर हरदेव पाल सिंह ने एक गुप्त कारण की वजह से अपनी पोती की शादी उससे करा दी थी। हरदेव की पोती अनन्या ने दादा के कहने पर शादी तो कर ली थी, लेकिन वो अभिनव को अपना पति नहीं मानती थी। उससे वो सारे काम करवाती थी जो उसके नौकर करते थे। इसलिए जब उसने अभिनव के बारे में टाइगर सुना तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तभी वहाँ कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से मोंटी के आदमी निकले और जैसे ही वो राधा को पकड़कर गाड़ी की तरफ लेकर चले तो वो चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कोई बचाओ मुझे। इस शहर में मोंटी से सिर्फ तुझे एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद मोंटी। मोंटी के आदमी ने इतना कहा ही था कि उसके मुंह पर अभिनव का एक घूसा पड़ा और वो दूर जाकर गिरा। ये देख मोंटी के गुंडे अभिनव पर टूट पड़े, लेकिन अभिनव ने जरा सी देर में सबको जमीन पर बिछा दिया। तभी मोंटी के एक आदमी ने उसे फोन लगाकर कहा, भाई किसी ने हम सबको मारा है, आपके भाई को भी। अब आप देख लो उसके साथ क्या करना है। तो रुक, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। आज मोंटी से टकराने वाले का अंजाम पूरा शहर देखेगा। मोंटी के आने की खबर सुनकर अभिनव की पत्नी अनन्या को पसीना आ गया। उसने अभिनव पर चिल्लाकर कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या जरूरत थी तुम्हें फैंटम बनने की? जिसे पुलिस नहीं बचा पाई तुम उसे बचा लोगे। मोंटी जानते हो कौन है? वो राणा का बेटा है। अब देखो वो गुंडा मोंटी यहाँ आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। मैं तो अभी शहर छोड़कर जा रही हूँ, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। अनन्या सच में शहर छोड़कर जाने लगी, क्योंकि मोंटी कोई मामूली आदमी नहीं था। एक ऐसा पागल सन की जालिम कसाई था जिसके नाम से भी लोग डरते थे। शहर में फैले उसके अवैध धंधों की एक बड़ी लिस्ट थी। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अनन्या अभी पैकिंग भी नहीं कर पाई थी कि मोंटी अपने खतरनाक आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। तो तू है वो जिसकी वजह से मेरे आदमियों ने मार खाई है? पकड़ लो इसे और इसके साथ साथ उस ब्यूटीफुल लेडी को भी ले चलो। इस शिकार को पनाह देने की सजा इन्हें भी तो मिलनी चाहिए। और उसे भी ले आओ पकड़कर, जिसने मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। और फिर मोंटी के आदमियों ने अनन्या और राधा दोनों को पकड़ लिया। और जैसे ही मोंटी ने अनन्या को हाथ लगाया तभी अभिनव ने आकर कहा, तेरे आदमियों ने मुझे हाथ लगाया था, मैंने ये हाल किया, तूने तो मेरी पत्नी को छुआ है। सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगा।
आज तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। तभी मोंटी का फोन बज उठा और फिर जैसे ही मोंटी ने फोन रिसीव किया, हेलो। तो उधर से उसके डैड राणा ने उससे घबराते हुए कहा, मोंटी चुपचाप वापस चले आओ बेटा, क्योंकि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो मौत है, मौत। वापस चले आओ मोंटी। ये क्या कह रहे हो डैड? मोंटी तुम नहीं जानते वो कौन है, भगवान के लिए वापस आ जाओ। तुमने कुछ भी गलती की तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी माँ की कसम मोंटी, वापस आ जाओ। डैड, हमसे दुनिया डरती है और आप एक मामूली डिलीवरी बॉय से डर रहे हो, आखिर क्यों? मोंटी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सारे शहर को डराने वाला उसका खतरनाक बाप एक मामूली लड़के से क्यों डर रहा था। मोंटी गुस्से में अपने बाप का फोन काटकर वहां से चल दिया। वहां खड़े किसी आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अनन्या के बचपन का दोस्त चिराग मोंटी के ऊपर फायर करता हुआ अंदर आया और मौके का फायदा उठाते हुए बोला, चला जा यहाँ से। अगर दोबारा अनन्या की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। चल निकल यहाँ से। चिराग ऐसे मौके पर आया था कि वहां खड़े हर एक आदमी को यही लगा कि मोंटी अभिनव को देखकर नहीं बल्कि चिराग को देखकर भागा है। और चिराग भी मौके पर चौका मारते हुए अपनी झूठी तारीफ करते हुए बोला, अनन्या देखा, मेरे आते ही कैसे दुम दबाकर भाग गया ये मोंटी। शुक्र मनाओ कि मैं वक्त पर आ गया, नहीं तो तुम्हारा ये लल्लू पति आज तुम सबको मरवा देता। अनन्या ने चिराग से लिपट कर कहा, ओह चिराग, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए जो हम सबकी जान बच गई, नहीं तो ये बेवकूफ आज हम सबको मरवा देता। बड़ा फैंटम बन रहा था। मेरे रहते इस शहर में तुम्हें कोई हाथ भी लगा दे तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। बड़े बड़े बदमाश मेरे पैर छूते हैं। चिराग को डींगे मारते देख राधा ने भी चिराग के आगे हाथ जोड़कर कहा, तो आप हो वो टाइगर। माफ करना सर, मैं इस लल्लू को टाइगर समझकर बैठ गई। अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, नहीं तो क्या पता हमारे साथ आज क्या होता। नकली हीरो के चक्कर में आज हम मारे जाते। भैया मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था। अभी राधा वहाँ से गई ही थी कि अनन्या के दादा हरदेव पाल और उसका भाई सनी वहाँ आए। भीड़ को देखकर हरदेव पाल बोले, क्या हुआ, सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है यहाँ? दादाजी, क्या सोचकर आपने इस लल्लू से मेरी शादी कराई है? आज ये हम सबको मरवा देता। मोंटी के आदमियों से भिड़ गया था, वो तो वक्त पर आकर चिराग में हम सब की जान बचा ली, नहीं तो आज हम सब मोंटी के हाथों मारे जाते। मोंटी का नाम सुनते ही अनन्या का भाई घबराते हुए बोला, क्या ये मोंटी के आदमियों से भिड़ गया है? भगवान अब क्या होगा? वो बदला लेने जरूर आएगा। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। वो राणा का बेटा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सनी शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ दादाजी, आपने इस डिलीवरी बॉय से अनन्या की शादी कराकर खानदान की नाक तो पहले ही कटा दी। अब ये तुम्हारा लल्लू लाल हमारा गला भी कटवा देगा। मुझे समझ में नहीं आता आपने इस 2 कौड़ी के आदमी को अभी तक घर में रख क्यों रखा है? इस जलील आदमी को तो धक्के मारकर भगाना चाहिए। मौके पर चौका मारते हुए चिराग बोला, हाँ दादाजी, ऐसे आदमी को घर में रखकर क्या करोगे? भगाओ इसे। मैं नहीं होता तो आज। बरखुरदार, आपने जो भी किया उसके लिए हम एक पार्टी रखेंगे और तुम्हें उसमें बुलाकर इनाम देंगे, लेकिन हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, धन्यवाद। चिराग दरअसल अनन्या के बचपन का दोस्त था, जो हद दर्जे का चालाक और 420 लड़का था। वह अनन्या से शादी करना चाहता था, लेकिन अनन्या के दादा ने एक रात अचानक किसी गलतफहमी के चलते उसकी शादी डिलीवरी बॉय अभिनव से करा दी थी। चिराग उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वह हमेशा अनन्या को पाने के लिए चालें चलता रहता था। उसे जब भी अनन्या के सामने खुद को हीरो साबित करने का मौका मिलता तो वह नहीं चूकता था। उस दिन चिराग चालाकी से ही सही हीरो बन बैठा था। वह अपनी झूठी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह हीरोगिरी उसे महंगी पड़ने वाली थी। इतनी महंगी जितनी उसने सपने में भी नहीं सोची थी, क्योंकि जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो मोंटी और उसके आदमियों ने रास्ते में ही उसकी गाड़ी रोक ली और उसे गाड़ी से बाहर खींचकर कहा, ये देखो कौन जा रहा है, हीरो। अरे क्यों? सैल्यूट मारो साहब, हीरो है पर गोली चलाता है। मोंटी पर गोली चलाएगा तू? मोंटी ने चिराग का गिरेबान पकड़कर गाड़ी से खींचकर जमीन पर पटक दिया और जैसे ही मोंटी ने उसकी गर्दन काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो चिराग ने रोते गिड़गिड़ाते मोंटी के पैर पकड़कर कहा, मोंटी भाई माफ कर दीजिए। वो लड़की की नजरों में मैं हीरो साबित होने के लिए किया, माफ कर दीजिए। अबे लड़की के चक्कर में जान देगा तभी तो मजनू बनेगा। तो बोल कितने पीस करूं तेरे? और तेरी बॉडी को कुत्तों को खिलाना है कि मछलियों को? बता दे। मोंटी भाई, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, वो डिलीवरी बॉय अभिनव। मुझे अनन्या चाहिए और आपको अभिनव। मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे बस मौका देकर तो देखिए। चिराग की बात सुनकर मोंटी ने कुल्हाड़ी हवा में रोक दी। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। याद रख, अगर तूने गद्दारी की तो तेरी पूरी फैमिली को मारकर कुत्तों को खिलाऊंगा। चल निकल अब, और कल तक किसी भी तरह उस अनन्या को मेरे पास लेकर आ, नहीं तो तू जानता है मैं तेरा क्या करूंगा।
जान बचते ही चिराग डर के मारे अपने घर न जाकर दुम दबाकर उल्टे पांव अनन्या के घर की तरफ भागा तो वहां जाकर उसने देखा अनन्या का भाई सनी अनन्या और उसके दादा को धमकी दे रहा था। दादाजी, आज आपने एक डिलीवरी बॉय के लिए सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कल दोपहर तक मेरे 10 करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं अपने शेयर आपके सबसे बड़े दुश्मन दिखपाल को बेच दूंगा। फिर वो धीरे धीरे करके आपकी पूरी कंपनी खा जाएगा। सनी, तुम जानते हो इस समय हमारी कंपनी का ऑडिट चल रहा है। हम कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हम तुम्हें 10 करोड़ नहीं दे सकते। भाई 10 दिन का टाइम तो दो, मैं आपको 20 करोड़ दूंगी और शेयर भी आप ही के रहेंगे। नहीं, सिर्फ कल दोपहर तक का टाइम है तुम्हारे पास। या तो 10 करोड़ दो, नहीं तो कंपनी के शेयर दिखपाल के। सनी अनन्या और उसके दादा को धमकाकर वहां से चला गया। लेकिन वो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो सच है। क्योंकि अनन्या के घर के भेद चिराग को पता लगते ही उसने दिमाग ही दिमाग में एक सॉलिड प्लान बनाकर अनन्या से कहा, अनन्या, चिराग के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, 10 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा। मैं करता हूं इंतजाम। थोड़ी देर में कॉल करूंगा, तुम फौरन आ जाना। चिराग के रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग दिमाग में एक प्लान लेकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या ने चुपचाप खड़े अभिनव और अपने दादा को ताना मारकर कहा, देखा दादाजी, ये होती है दोस्ती। वो सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। और एक ये पति है जो हाथ बांधकर पागलों की तरह खड़ा सब कुछ देखता रहता है। इसलिए कहते हैं शादी माँ बाप की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा पति दोस्त बनकर तुम्हारा ख्याल रख सके। अनन्या अभिनव को ताना मारकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से अभिनव के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, तुम्हें तो बस इस घर में सोना है और रोटी तोड़ना है। कम से कम कुछ काम तो आ जाओ। गाड़ी निकालो, चिराग ने बुलाया है। उसने पैसों का कुछ इंतजाम किया है, जल्दी चलो। और फिर अनन्या अभिनव को लेकर चिराग के बताए एक कसीनो के गेट पर जा पहुंची। लेकिन अनन्या जैसे ही गाड़ी से निकलकर कसीनो के अंदर जाने लगी तो अभिनव ने हैरानी से पूछा, अनन्या, तुम इस कसीनो में कहाँ जा रही हो? मेरे दादा के पालतू तुझसे कितनी बार कहा है, घर से बाहर सिर्फ मैडम कहना है, नाम नहीं लेना है। ओके मैडम, आप इस कसीनो में कहाँ जा रही हैं? तू मेरा पति नहीं है, ड्राइवर है, समझा? गाड़ी पार्किंग में लगाकर बैठे रहो और खबरदार अगर दादाजी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो। ओके मैडम। और फिर अनन्या अपने अमीर दोस्त चिराग के साथ शहर के सबसे महंगे कसीनो में चली गई, जिसे चलाता कोई और था, लेकिन उसका असली मालिक मोंटी ही था। अभिनव कसीनो के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन अनन्या कई घंटे बाद रोती हुई कसीनो से बाहर आई और उसके पीछे पीछे चिराग उसे समझाता आ रहा था। मेरी बात तो सुनो अनन्या, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अनन्या ने आंसू साफ करते हुए रूंधे हुए गले से कहा, अभिनव, गाड़ी निकालो और जल्दी चलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। अनन्या रुको तो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें घर। अभिनव, तुमने सुना नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। और फिर अनन्या के गाड़ी में बैठते ही अभिनव तेजी के साथ वहाँ से चल दिया। तो अनन्या को रोता देख अभिनव ने पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी मैडम, आप रो क्यों रही हो? तुम अपने काम से काम रखो और गाड़ी लेकर चुपचाप घर चलो। अभिनव अनन्या को लेकर घर की तरफ चल तो दिया, लेकिन सारे रास्ते उसके दिमाग में बस यही सवाल चलता रहा, अनन्या कुछ तो छुपा रही है। उस मोंटी के कसीनो से अनन्या रोते हुए क्यों निकली थी? अनन्या के साथ कसीनो में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है। अभिनव अनन्या को लेकर जब घर पहुंचा तो उसका शराबी भाई सनी उसी के इंतजार में बैठा था। उसके घर में घुसते उसने पूछा, ले आई 10 करोड़, कहाँ है मेरे पैसे? सॉरी भाई, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। पैसे नहीं दे पाऊंगी? इसका क्या मतलब है? अरे तुम्ही ने तो कहा था कल शाम तक 10 करोड़ ले आना। अब तुम डील कैंसिल कर रही हो? तो फिर मैं भी अपने शेयर दिखपाल को बेच देता हूँ। अनन्या अपने भाई की बात को अनसुना करके चली गई और जाकर कमरे का दरवाजा लगा लिया। तभी अनन्या के दादा हरदेव ने आकर अपने पोते से कहा, तुम मेरे अपने पोते होकर अपने दुश्मन को शेयर बेचोगे? आपको ऑफर तो दे रहा था, आपकी पोती ने 10 करोड़ का वादा किया था। अब वो वादा तोड़ रही है तो फिर मैं भी जिसे चाहे अपने शेयर बेचूं, ये मेरा लीगल राइट है। तुम अपनी ही बहन को नीचे दिखाने के लिए जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे हो। तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। दादाजी, बहुत पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने भी तो बड़ा होने के नाते मुझे इग्नोर किया और मेरी जगह कंपनी की एमडी अपनी लाडली पोती अनन्या को बना दिया। तो अब सीखने दो अपनी लाडली पोती को कि बिजनेस होता क्या है। सनी की बात सुनकर अभिनव बीच में बोल पड़ा, सनी जी, आपको पैसे ही चाहिए ना? कल शाम तक आपको 10 करोड़ की जगह 11 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। अबे ओ डिलीवरी बॉय जीजा, 10 रुपए की तेरी औकात नहीं है और तू 11 करोड़ की बात कर रहा है। जानता भी है कि 11 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 11 करोड़ देगा? बता कहाँ से देगा 11 करोड़? मैंने अनन्या को फोन पर किसी से डील करते सुना था। आप उसे एक दिन का टाइम और दे दीजिए, एक दिन के आपको 1 करोड़ ज्यादा मिल रहे हैं। चल, तू भी क्या याद रखेगा? जा, तेरे कहने से मैंने 1 दिन दिया, लेकिन ये लोग पैसा तो क्या, अब तेरी तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अपना नौकर बना कर रखूंगा, पालतू नौकर। सनी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। सनी की बातों से अभिनव को इतना तो समझ आ गया था कि अनन्या को 10 करोड़ की सख्त जरूरत थी।
लेकिन ये उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मोंटी के कसीनो में क्या करने गई थी और वहाँ से रोती हुई क्यों निकली और तब से अपने कमरे का दरवाजा लगाकर खुद को बंद क्यों किए हुए है। अभिनव अभी सोच ही रहा था कि तभी चिराग वहाँ आ गया। हेलो आंटी, अनन्या कहाँ है? वो अपने बेडरूम में है। क्या हुआ है? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। ओके, वो अपने बेडरूम में है। थैंक यू आंटी। ए सुनो भाई, प्लीज कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेकर दे दोगे क्या? चिराग ने अभिनव से कहा तो उसने हरदेव की तरफ देखा और हरदेव ने उसे वैसा करने का इशारा किया। चिराग अनन्या के बचपन का दोस्त था। बचपन से ही उसका अनन्या के घर में आना जाना था, इसीलिए वो उनके फैमिली मेंबर जैसा ही था। अनन्या को भी अपने दादा के बाद उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वो अपने पति से भी ज्यादा उस पर भरोसा करती थी। लेकिन अभिनव जब सॉफ्ट ड्रिंक देने अनन्या के कमरे में पहुंचा तो कमरे में चल रही उन दोनों की बातें सुनकर अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या, तुम्हें मोंटी की शर्त माननी ही होगी। तुम नहीं जानती वो कितना बड़ा जालिम है। वो आदमी नहीं, कसाई है, कसाई। चिराग, तुम जानती भी हो तुम मुझे क्या करने को कह रहे हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? देखो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम मेरे पास आई थी कि तुम्हें 10 करोड़ चाहिए। वहाँ मैं अपने लिए नहीं खेला, तुम्हारे लिए खेला था। जीत जाते तो पैसे तुम्हें ही मिलते ना। अब हार गए तो हर्जाना भी तुम्हें ही भरना होगा, वरना मोंटी हम दोनों को मार देगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कसीनो मोंटी के बाप राणा का है? तुमने कहा था कि तुम अपने पैसे से खेलोगे, जीत गए तो पैसे मुझे दोगे और हार गए तो 1 महीने बाद राणा को डबल लौटा देंगे। मैं मोंटी को 1 महीने बाद 10 की जगह 20 करोड़ लौटा दूंगी, लेकिन उसकी शर्त कभी नहीं मानूंगी। अनन्या ने गुस्से में कहा तो चिराग भी गुस्से में ही चिल्लाकर बोला, वो 1 महीना का टाइम नहीं देगा। मैं बड़ी मुश्किल से कल तक का टाइम लेकर आया हूँ। या तो कल तक उसे पैसे लौटा दो, नहीं तो उसकी शर्त माननी ही होगी। मैं उसकी वो शर्त कभी नहीं मानूंगी। तुम मोंटी और उसके बाप को नहीं जानती। वो हमें घर से उठा ले जाएंगे। हम दुनिया की किसी भी देश में पहुँच जाएं, वो हमको ढूंढ लेगा। तभी दरवाजे पर उनकी बात सुन रहे अभिनव ने दरवाजा खोला तो उसे देख चिराग ने बात को बदलते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, डोंट वरी। और फिर चिराग बिना कुछ पिए ही वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अनन्या ने अभिनव पर चिल्लाकर कहा, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाते क्यों नहीं मनहूस कहीं के? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। दादाजी ने ना जाने कौन से जन्म का बदला लिया है तुम जैसे गधे से मेरी शादी कराकर। अभिनव अनन्या की डांट सुनकर बाहर निकल आया। उसे पहली बार अनन्या की बात का बुरा नहीं लगा, या यूं मानो कि उसे पहली बार अनन्या की मजबूरी पता चली थी। अनन्या जो अपनी फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी पड़ी थी। हरदेव को छोड़कर उसका कोई अपना नहीं था। उसका अपना भाई उसकी जायदाद को हड़पना चाहता था। उसका दोस्त भी उसका भला नहीं चाहता था। वो जिन लोगों को अपना समझ रही थी, दरअसल वो सब उसकी जान के दुश्मन थे। अभिनव को पहली बार अनन्या पर तरस आया। वो सारी बात जानने के बाद मोंटी के अड्डे पर जा पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ गेम खेलने की? टाइगर, तुम्हारी पत्नी का दोस्त उसे जुए में हारा है, ये हम तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो खुद को दांव पर लगाना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुझे मेरे आदमियों के साथ लड़ना होगा। अगर तूने मेरे आदमियों को हरा दिया तो तेरी पत्नी और पैसे तेरे, और अगर तू हारा तो अपनी पत्नी को खुद मेरे पास लेकर आएगा। बोल, है मंजूर? ठीक है, बोल किसके साथ लड़ना है? ये हुई ना बात। अभिनव कपड़े उतारकर लड़ाई के मैदान में आ गया। मोंटी अपना जाम लेकर चेयर पर बैठ गया। दिल्ली गुड़गांव के सारे माफिया वहाँ पैसा लगाने के लिए खड़े हो गए। तभी मोंटी ने चिल्लाकर कहा, खेला शुरू करो। मोंटी के कहते ही चीन, जापान और कोरिया से बुलाए गए करीब 50 खतरनाक फाइटर हथौड़े और लोहे की रोड, चाकू, छुरी लेकर बाहर आए तो उन्हें देखते ही खेल देख रहे एक आदमी ने कहा, ये कैसा खेल है? एक निहत्थे आदमी से 50 हथियारबंद आदमी लड़ेंगे? ये तो इंसाफ नहीं है। कोई और बचाए तो बुला ले मोंटी, बाद में मत कहना मौका नहीं दिया। आज तेरी बोटियां मेरे वो कुत्ते खाएंगे, मेरे आदमी तेरा कीमा बनाएंगे। चलो भाई, शुरू हो जाओ। और फिर हुआ वो खतरनाक खेल जिसमें एक तरफ दुनिया भर के खतरनाक फाइटर और एक तरफ डिलीवरी बॉय अभिनव था। देखने में सबको यही लग रहा था कि वो सारे फाइटर 2 मिनट में अभिनव का कीमा बना देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। उनमें से एक भी अभिनव के जिस्म को छू नहीं पाया, बल्कि अभिनव का जिसको पंच पड़ता वो वहीं ढेर हो जाता। और देखते ही देखते मोंटी के 50 आदमी दम तोड़ गए। जो जिंदा भी थे तो उनकी सांसें चल रही थी। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे कि अभिनव मोंटी की तरफ बढ़ा तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, टाइगर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आपके पैसे तैयार हैं, ये लीजिए। डैड, आप इस डिलीवरी बॉय के हाथ क्यों जोड़ रहे हो? इसकी औकात ही क्या है हमारे आगे? बुजुर्ग ने मोंटी के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, बदतमीज, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा खड़े हो, नहीं तो अपने आदमियों की तरह तुम भी वहाँ तड़प रहे होते।
मोंटी तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारे बाप की वजह से तुम 2 बार बच चुके हो, लेकिन तीसरी बार नहीं बचोगे। इस बार अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि हमारे धंधे में तीसरी गलती कभी माफ नहीं की जाती। इसीलिए मेरी पत्नी से दूर रहना। और फिर अभिनव पैसे लेकर उसी औरत राधा के दरवाजे पर जा पहुंचा, कुछ दिन पहले जिसकी उसने जान बचाई थी। तुम तो अनन्या जी के वो डिलीवरी बॉय पति हो ना? राधा ने दरवाजा खोलते ही अभिनव से पूछा तो वो बोला, हाँ बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी पत्नी अनन्या एक मुसीबत में फंसी है। तुम ये पैसे लेकर उसके पास जाओ और ये मत बताना कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। राधा ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने पैसे तुम अपनी पत्नी को छिपा कर देना चाहते हो? इसका मतलब आप वो नहीं हो जो दिख रहे हो, आप ही वो इंसान हो। हाँ, लेकिन ये बात अनन्या को पता नहीं लगनी चाहिए। और फिर अभिनव के कहने पर राधा एक बार फिर पैसे लेकर अनन्या के दरवाजे पर जा पहुंची। राधा को देखते ही अनन्या गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ना उस दिन तुम मेरे घर आती और ना ही मोंटी से हमारी दुश्मनी होती। तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। हमें बर्बाद करके अब क्या लेने आई हो यहाँ? मैं आज कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको कुछ देने आई हूँ। राधा ने नोटों से भरा बैग अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसने बैग खोलते हुए पूछा, क्या है इसमें? वही जिसकी इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, पैसा। और फिर राधा ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, ये इतना पैसा तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ, ये तुम्हारा ही पैसा है। तुम्हारे ही किसी अपने ने भेजा है। उसने नाम बताने से मना किया है। मैं बस इतना ही कहूँगी, तुम उसे गलत समझ रही हो जिसने तुम्हें ये पैसे भेजे हैं। लेकिन वो है कौन? तुम्हारा शुभ चिंतक। राधा इतना कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनन्या सोच में पड़ गई कि उसे पैसे भेजने वाला उसका शुभ चिंतक कौन हो सकता है। तभी उसे ख्याल आया और उसने खुश होकर खुद से ही कहा, ओह, तो ये पैसे चिराग ने भेजे हैं। बचपन से मेरा शुभ चिंतक तो वही है बस। ओह चिराग, तुम मुझे इतना चाहते हो? यह कहते हुए अनन्या की आंखों में चिराग के लिए प्यार झलकर आया। उसने दिल दिल में खुश होते हुए चिराग को फोन लगा दिया। ओह चिराग, ये पैसे तुमने ही भिजवाए हैं ना? तुम ही ने उस औरत को मना किया था ना कि तुम्हारा नाम ना बताए। थैंक यू चिराग, तुमने मोंटी और सनी से मुझे बचा लिया। तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें उस दिन गुस्से में क्या क्या कह दिया। सॉरी चिराग। चिराग, एक तुम हो जो मेरा कितना ख्याल रखते हो, और एक मेरा वो पति है जिस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी किस मुसीबत में है। अनन्या की बात सुनकर चिराग पहले तो हैरान रह गया और फिर खुश होकर बोला, कोई बात नहीं अन्या, ये तो मेरा फर्ज था। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं। बस मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं, दिल से तुम्हारा हूँ। ओ चिराग। पैसे मिलने के बाद अनन्या और चिराग की दोस्ती और मजबूत हो गई और वो अभिनव को और ज्यादा परेशान करने लगे। अभिनव को सब ठीक हो गया है। मोंटी अपने बाप की नसीहत मानकर उस बात को भूल चुका है, लेकिन वो भूला नहीं था। वो एक सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका उसे चिराग ने दिया। क्या चिराग बाबू, हमारा पैसा कब लौटाओगे? मोंटी अपने आदमियों के साथ चिराग के ऑफिस में जाकर कहा तो चिराग हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं रे, या तो तू हमारे पैसे अभी देगा या फिर हमारा एक काम करेगा या फिर तू मरेगा। फैसला तेरा। तू बोल, इनों में से क्या पसंद करेगा? भाई आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे करना क्या है? हमको तुम्हारी वो दोस्त और टाइगर की पत्नी अनन्या चाहिए, लेकिन उस कांड के बाद अनन्या के दादा ने उसकी सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है, हम उसकी कंपनी में जा नहीं पाते। रास्ते में उसे अगवा कर सकते हैं। तुम उसके दोस्त हो, तुम हमारे आदमियों को उसकी कंपनी के अंदर पहुंचाओगे। कैसे? अब वो तुम सोचो। भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर तुमने काम करने से मना किया तो मारे जाओगे। और फिर मोंटी ने दुनिया के सबसे खतरनाक हुल्दा गैंग को अनन्या और अभिनव को मारने का टेंडर दिया। हुल्दा कोई मामूली आदमी नहीं था, उसे 101 मुल्कों की पुलिस खोज रही थी। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जहां उस पर केस नहीं चल रहा था। एक बार को कोबरा का कांटा सकता था, लेकिन हुल्दा जिसकी सुपारी ले ले वो नहीं बच सकता था। और उस हुल्दा को उसके आदमियों के साथ अनन्या की कंपनी में पहुंचाने के लिए चिराग ने बनाया ये खतरनाक प्लान। अनन्या, ये एक विदेशी बिजनेस ग्रुप है, तुमसे मीटिंग करना चाहता है। मैंने इनका आइडिया सुना है, मैं पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो एक मीटिंग कर सकती हो। चिराग ने एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहा तो अभिनव बीच में बोल पड़ा, बिना जाने किसी से कैसे मीट कर सकते हैं? पहले उनकी कंपनी के बारे में जान तो लो। लो, अब तुम्हारा ये डिलीवरी बॉय पति हमें बिजनेस सिखाएगा। तुमने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है अनन्या। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? गवार डिलीवरी बॉय कहीं के। बिजनेस के बारे में जानते भी हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैडम आपको तो जानना चाहिए ना। मुझे जो जानना है वो मैं चिराग के बारे में जानती हूँ। उसने मेरे लिए जो किया है तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए मुझे उसकी हर बात पर भरोसा है। वो जो करेगा मेरे लिए सही करेगा। चिराग,
मैं तुम्हें जब कॉल करूं तुम उन्हें मीट के लिए बुला सकते हो। थैंक यू अनन्या। और फिर अगले ही दिन अभिनव कहीं बाहर गया हुआ था। चिराग हुल्दा के आदमियों को बिजनेसमैन बनाकर बिना चेकिंग के बोर्ड रूम तक ले गया और जैसे ही अन्या वहां अपनी टीम के साथ आई तो हुल्दा ने सूटकेस से अपनी गन निकालकर अन्या के सिर पर रख दी। मैडम अपनी जगह बैठा रहेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो टुकड़ा हो जाएगा तुम्हारा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अनन्या चिल्लाई तो हुल्दा ने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहा, तुम्हारी सिक्योरिटी के 5 आदमी मारे जा चुके हैं, बाकी उस कमरे में बंद है, सबके जिस्म पर बम लगा है। अगर बात नहीं मानी तो सारे के सारे उड़ा दिए जाएंगे। हम आया तो तुमको मारने था, लेकिन तुम इतना सुंदर है कि हम तुमको अपना देश ले जाएगा, वहाँ तुमको रानी बनाकर रखेगा। चिराग, तुमने तो कहा ये सब बिजनेसमैन है, गद्दार कहीं के। तुमसे ऐसा क्यों किया गद्दार? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती रही और तुम मेरी ही पीठ में छुरा घोंपते रहे। अनन्या, मुझे गलत मत समझना, मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था मोंटी भाई की शर्त मान लो। तुम पहले ही मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी भी वक्त है, मोंटी की शर्त मान लो, एक ही रात की तो बात है। चिराग को थप्पड़ मारते हुए अनन्या ने कहा, कुत्ते, अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। धोखेबाज, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बस बस, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। ये आदमी तुम्हारे ऑफिस के हर जगह खड़े हैं। उन्होंने अब तक चारों तरफ बम बिछा दिए हैं। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारी एक काम करने वाले जिंदा रहें, ये फोन लो और कॉल करो। दादाजी, हमें बचा लो, भगवान के लिए हमें बचा लो, वरना ये लोग हमें मार देंगे। अपनी ही कंपनी में बंधक बना ली गई। अनन्या ने कहा तो उसके हाथ से फोन छीनकर डॉन हुल्दा ने कहा, हरदेव, अगर 1 घंटे के अंदर 1000 करोड़ या यहाँ से जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो सिंह कंपनी के हर एम्प्लॉय की लाश उसकी चेयर पर मिलेगी, और अगर चालाकी की तो अंजाम उससे भी बुरा होगा। इतना कहते ही फोन कट गया। ये खबर सुनकर हरदेव पाल सिंह को पसीना आ गया। देखते ही देखते ये खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। हर चैनल पर बहस होने लगी, सरकार पर सवाल उठने लगे, पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। शहर के कमिश्नर लाला जब अपने तेज तर्रार सिपाहियों के साथ अनन्या को बचाने बिल्डिंग में जाने का प्लान बना रहे थे, तभी अनन्या के डिलीवरी बॉय पति अभिनव ने अंदर आकर कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? सर, मैं अनन्या सिंह का पति हूँ। उसे बचाने के लिए मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। किस फोर्स में हो आप? सर, फोर्स में नहीं हूँ, मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूँ। खाने की डिलीवरी पहुँचाता हूँ, चाय कॉफी के साथ। क्या देश की सबसे अमीर लड़की का पति एक डिलीवरी बॉय? दिमाग खराब है क्या? अरेस्ट करो इसे, ये किडनैपर्स की जासूसी के लिए भेजा गया है। कमिश्नर लाला के कहते ही अभिनव को पकड़ने के लिए 2 सिपाही आगे बढ़े, लेकिन तभी पीछे से अनन्या के दादा हरदेव पाल ने कहा, कमिश्नर छोड़ दो उसे, वो अनन्या का क्या लगता है? वो हमारा फैमिली मैटर है। ठीक है, आप कहते हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन सर, मैं इस डिलीवरी बॉय को अपने ट्रेन कमांडो के साथ जाने की परमिशन नहीं दे सकता। हाँ, सेवा करनी है तो इसे वो करने को कहो जो इसका काम है। कहीं से कड़क कॉफी ला सकते हो तो ले आओ। अभिनव कमिश्नर लाला के सम्मान में कॉफी लेने चला गया और फिर कमिश्नर लाला ने सिंह इंडस्ट्री के अंदर रेस्क्यू के लिए जाने वाले जवानों को जोश में कमांड करते हुए कहा, जवानों, मेरा एक भी सिपाही नहीं मरना चाहिए और एक भी किडनैपर नहीं बचना चाहिए। ऑल द बेस्ट बॉयज, जाओ, मेरे कॉफी खत्म होने से पहले काम खत्म करके आओ। और फिर सभी जवान अनन्या और एम्प्लॉयज को रेस्क्यू करने के लिए अंदर चले गए। अंदर खतरनाक लंबा चौड़ा हुल्दा कुर्सी पर गन लिए बैठा था। उसके चारों तरफ सैकड़ों आदमी गन लिए खड़े थे। तभी अंदर आई कमांडो की टीम के लीडर ने हवा में फायर करके कहा, अपने हथियार डाल दो, सरेंडर करके लड़की और सभी एम्प्लॉयज को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो टुकड़ों में बाहर जाओगे। चीथड़े तो तुम्हारे उड़ जाएंगे अगर अपनी जगह से हिले, क्योंकि जहां तुम खड़े हो तुम्हारे कदमों के नीचे बम लगे हैं जिनका कनेक्शन अनन्या और उसकी टीम के जिस्मों पर बंधे बम से है। अगर हिले भी तो तुम्हारे साथ साथ उनके भी चीथड़े उड़ जाएंगे। यह सुनते ही सभी जवानों को पसीना आ गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर सामने बैठे हंसते हुए खतरनाक डॉन हुल्दा को देखा जो उनके मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और अंदर टाइम बम पर लगी घड़ी की टिक-टिक हर पल सिपाहियों और बंधकों की जिंदगी को कम कर रही थी और बाहर कमिश्नर लाला की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एसपी से कहा, अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? लगता है टीम पी को अंदर भेजना पड़ेगा। सर, पहले ही हमारे टॉप कमांडो अंदर गए हुए हैं। अंदर क्या हुआ है बिना जाने नई टीम को भेजना ठीक नहीं होगा। तभी डिलीवरी बॉय अभिनव ने कमिश्नर को कॉफी देते हुए कहा, कॉफी सर। और फिर अभिनव को देखते ही कमिश्नर बोले, तुम्हें अपनी पत्नी को बचाने अंदर जाना था ना? ठीक है, तुम अंदर जाओ और पता लगा कर आओ कि अंदर चल क्या रहा है। और फिर अभिनव सिंह इंडस्ट्री के पीछे खड़े एक पेड़ पर चढ़कर खिड़की से बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। निहत्थे अभिनव को अब एक गन की जरूरत थी। उसने दबे पांव जाकर गैलरी में राइफल लिए खड़े हुल्दा के आदमी की गर्दन तोड़कर उसकी गन उठा ली। और फिर अभिनव ने इसी तरह एक एक करके हुल्दा के 20 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया।
अपने खूंखार आदमियों की लाश देखकर हुल्दा बौखला गया। उसने अनन्या और बाकी लोगों के जिस्मों पर लगे बम का रिमोट लिया और जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे 3 गिनने तक बाहर आ जा, नहीं तो मैं ये बटन दबाकर ऐसा धमाका करूंगा जिसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी। 1, 2। अपने भाई की मौत भूल गया क्या हुल्दा? और फिर जैसे ही अभिनव बाहर आया तो उसका चेहरा देखते ही डॉन हुल्दा के पैर कंपाने लगे, जबान हकलाने लगी और फिर किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब अपनी गन अभिनव के पैरों में रखकर अफगानी हुल्दा ने कहा, टाइगर भाई, आप खुदा के लिए हमको माफ कर दो, हमको नहीं मालूम था ये आपका फैमिली है। ये सुनते ही अनन्या के जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या ये इतना खतरनाक डॉन मेरे लल्लू पति के पैरों में पड़ा कांप क्यों रहा है? तो क्या आप नहीं जानना चाहोगे आखिर कौन है अभिनव जिसे देखते ही कांपने लगा इतना बड़ा डॉन हुल्दा? अभिनव ने आखिर कैसे हराया हुल्दा के 50 खतरनाक फाइटरों को? हुल्दा ने क्यों कहा उसको टाइगर? आखिर कौन है अभिनव? क्या वो कोई बहुत ही खतरनाक आदमी या फिर कोई अंडरकवर एजेंट? अगर हाँ तो फिर क्यों रह रहा है डिलीवरी बॉय बनकर?